बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरा अपेंडिक्स 0 यानी A0 लेक्चर है, जिसमें हाउ टू राइट थीसिस और हाउ टू राइट रिसर्च पेपर्स के मुताल्लिक़ है। असल में ये जो यानी लेक्चर बनाया गया, इसके पीछे रीज़न या लॉजिक ये है कि बहुत सारे एमफिल PhD के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिसर्च पेपर लिखना या थीसिस लिखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसको मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर कि उन स्टूडेंट्स की मैं जो ना थोड़ी हेल्प कर सकूं, उनकी रहनुमाई कर सकूं कि थीसिस या चैप्टर के अंदर जो है टोटल 5 चैप्टर होते हैं या 5 पार्ट्स होते हैं। थीसिस को हम वहाँ पे थीसिस में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 लिखते हैं और वहाँ पर सिंपली हम हेडिंग देते हैं। यानी जो पहला चैप्टर होता है या रिसर्च पेपर के अंदर जो है हम इंट्रोडक्शन को हेडिंग दे देते हैं 1 और फिर लिटरेचर रिव्यू को 2 हेडिंग देते हैं, 3 देते हैं। इसमें चैप्टर के हिसाब से नहीं लिखते, लेकिन ये कि हेडिंग हम उस हिसाब से ही देते हैं। थीसिस चूँकि डिटेल्ड होते हैं तो इसीलिए उसमें जो ना वो चैप्टर्स हम लिखते हैं, लेकिन ये कि रिसर्च पेपर्स जो है वो थोड़े डिटेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि उसका स्कोप थोड़ा नैरो होता है थीसिस के मुकाबले में। तो इसलिए जो ना वहाँ पर जो हम चैप्टर के बजाय नंबर 1 हेडिंग इंट्रोडक्शन, तो वो बेसिकली चैप्टर वाला ही रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो रिसर्च पेपर या थीसिस के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। थीसिस चाहे एमफिल का हो, चाहे PhD का हो, चाहे रिसर्च पेपर हो, है ये रिसर्च ही, स्कोप वेरी करता है। ठीक है, तो ये 5 जो है ना वो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, एंड उसके एंड में जो है ना रेफरेंसेस आएंगे, जो उसके बाद फिर अपेंडिक्स आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकली जो थीसिस हैं या रिसर्च पेपर लिखे गए उनकी हैसियत से मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहला बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, लिमिटेशन। ये हेडिंग्स 100% जो है ना वो लाजमी नहीं है फॉलो हों। इसमें कुछ फॉलो हो सकती हैं, कुछ फॉलो नहीं हो सकती। हो सके इसमें एक आध और हेडिंग का इजाफा हो जाए, लेकिन जो जनरल हेडिंग्स नॉर्मली यूज़ होती हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। ऑर्डर भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये चैप्टर 1 की हेडिंग्स हैं। आगे इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है ना सबसे पहले इंटरनेशनल सिनेरियो, फिर नेशनल सिनेरियो, यानी पहले इंटरनेशनल रेफरेंसेस फिर नेशनल रेफरेंसेस, ये हम करते हैं। और ये कैसे होते हैं, सम टाइम मिक्स होता है, यानी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हम जो है ना वो एक साथ मिला के लिखते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या रिसर्च मॉडल बनाते हैं। ये कैसे बनता है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे तीसरा चैप्टर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च डिज़ाइन हम डिसाइड करते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेटा कलेक्शन मेथड, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हेडिंग्स थोड़ी बहुत उसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं या उसमें तो कुछ कम भी हो सकती हैं। ये जनरल हेडिंग है जो मैंने यहाँ लिखी हैं। उसके बाद चैप्टर 4 एंड 5 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर फाइंडिंग और डिस्कशन होती हैं, यानी जो टेबल्स और चार्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और फिर चैप्टर 5 के अंदर कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा थीसिस का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास जो है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आएँ उसको प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जितने भी 5 मैंने आपको चैप्टर बताए थीसिस के, ये रिसर्च पेपर में भी यही हेडिंग्स और यही चीज़ें फॉलो होती हैं। वहाँ पे हम इसको चैप्टर्स के बजाय इसको जो है ना हम चैप्टर 1 को दे देते हैं 1 और चैप्टर 2 को दे देते हैं 2, यानी हम उसकी हेडिंग में 1, 2 लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो भी आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखें, ये हमारे पास एक थीसिस है और उसका टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और एन एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एम्पिरिकल यानी न्यूमेरिकल डेटा लेके इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर कौन कौन सा है, जैसा कि हमने देखा था चैप्टर 1 में पहली हेडिंग होती है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी।
अब बैकग्राउंड में जो है वो हम जो है देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो उसका बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। एब्रप्ट इंक्रीज इन हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन सीवियर प्रॉब्लम फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमारा टॉपिक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमने एक बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें आपकी अपनी चीज़ें भी होंगी, प्लस में आप दूसरों की चीज़ों को भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है लाल 2010, यानी ये किसी दूसरे रिसर्चर का जो है ना हमने जुमला लिया हुआ है, सेंटेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे जैसे ये एक और रेफरेंस है, अहमद एंड चीमा एक और रेफरेंस है। तो इस समझाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे और रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको वहाँ हेडिंग दिखाई कि उसमें मैंने कहा हेडिंग कुछ कम भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान लेबर मार्केट, ये हेडिंग जो है ना वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ टॉपिक की निस्बत से हमने यहाँ पे इसको यानी इसको दिखाया हुआ है। ऑथर ने, रिसर्चर ने उसको यहाँ पे टॉपिक की निस्बत से दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान की लेबर, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वाज अबाउट 17, ये 2011 की बात है, पर 2015 में कितनी हो गई, 19 करोड़ हो गई। इस तरीके से उसने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लेबर मार्केट का पूरा ओवरव्यू दिया है। उसके बाद देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसमें बेसिकली हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं कि हमारा मसला क्या है, जिसके ऊपर रिसर्च की नौबत आई। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर हर्डल in the economic development for any country. Pakistan is also facing this issue and it has created several economic problems for the country. Pakistan is rich and has plenty of resources वगैरह वगैरह, ये सारी हमने लिखी है। उसके बाद फाइनली हमने जो है ना कहा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दिस स्टडी हैज़ डिटरमिन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और वो कौन से डिटर्मिनेंट हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी होती है? एक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी रेट एंड एफडीआई परसेंट टू जीडीपी। ये 4 वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किए और इसके ऊपर जो है आगे जो है ना इसमें काम होगा। ठीक है, अब मैंने फिर आपको रिसर्च क्वेश्चन दिखाए थे। अब रिसर्च क्वेश्चन देखो, रिसर्च क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर जो है वो हम थीसिस में तलाश करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अब इस याद रखें जो रिसर्च क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है वो हाइपोथेसिस होगा और 2 पॉसिबल हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, उसमें से एक हमारा रिजेक्ट होता है और एक फिर हम फाइनली इसको सिलेक्ट करते हैं, जो कि मिसाल नल रिजेक्ट होता है तो फिर हम अल्टरनेट को चूज़ करते हैं, और अगर नल रिजेक्ट नहीं होता तो फिर हम नल ही हमारा हाइपोथेसिस जो है ना वो सही माना जाता है। सबसे पहला है हाउ डज, जितने वेरिएबल होंगे उस हिसाब से उतने हाइपोथेसिस बनेंगी। पहला जैसे बना, जैसे हमने ऊपर हाइपोथेसिस वेरिएबल तलाश किए थे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, उस हिसाब से रिसर्च क्वेश्चन बने। हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप इसके हाइपोथेसिस देख लें। हाइपोथेसिस में देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इनसिग्निफिकेंट, यानी नो इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अल्टरनेट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ पॉजिटिव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये रिसर्च क्वेश्चन था जिसको यहाँ पर फिर हाइपोथेसिस की शक्ल में लिखा गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसकी फिर हाइपोथेसिस ऐसे ही बनी है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के अंदर जो है ना सिर्फ उसके चीज़ों को लिखने का या प्रेजेंट करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ डज ग्रॉस, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। ठीक है, सवाल या शक्ल में पूछे जाएंगे। और जबकि ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होंगे वो होंगे जैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू फाइंड आउट determine. Apart from that, it has been attempted to discuss extensive literature regarding the topic to identify key determinants to test the impact of population growth rate. वही चीज़ें समझो कि हमारी रिपीट हो रही हैं। टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ, टू टेस्ट यानी यहाँ पर लिखने का अंदाज़ ये होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो रिसर्च क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव इस अंदाज से लिखे जाते हैं। उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, उसमें एक रिजेक्ट होता है, एक जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होता। तो वो जो भी होगा डेटा की मदद से हम ये करते हैं। इसमें असल में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का असल यूज़ होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में,
क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन के ये आंसर होते हैं, एक ट्रू हो जाता है, एक हमारा फॉल्स होता है। तो ये 4 रिसर्च क्वेश्चन थे, तो 4 पेयर ऑफ हाइपोथेसिस यानी 8 हाइपोथेसिस बनी है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी। पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर लास्ट 7 decades। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ एडवर्सली अफेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, मेजॉरिटी पॉपुलर एसोसिएटेड विद फील्ड वर्क, अप्रोक्सीमेट 45%। ये सारी जो है ना इसकी स्टडी की इंपॉर्टेंस बताई गई है। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप के अंदर ये है कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे इस स्टडी के। दिस स्टडी विल बी हेल्पफुल फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर टू नो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इम्पैक्ट इन पाकिस्तानी कंट्री। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल आल्सो बी बेनिफिशियरी, यानी जो भी बेनिफिशियरी होंगे वो लिखते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस, द स्टडी हैज इनकॉर्ड ओनली 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर आर सम अदर डिटरमिनेंट्स हैव आल्सो बीन हाइलाइटेड इन लिटरेचर बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी। दिस इज़ बिकॉज दीज डिटरमिनेंट्स आर नॉट हाईली सिग्निफिकेंट। तो ये हम अपने स्टडी की जो भी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आगे थीसिस में कौन कौन सी दूसरी हेडिंग्स फॉलो होंगी, जैसे चैप्टर 1 के अंदर हमने ये कवर किया है, चैप्टर 2 में ये कवर किया जाएगा, चैप्टर 3 में ये, चैप्टर 4 में ये, चैप्टर 5 में ये। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ थ्योरीज जो है ना यहाँ पे ऑथर ने दी हैं। फिलिप कर्व थ्योरी, जॉब सर्च थ्योरी, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी जो है उसका जो हमारा मेन वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको डिस्कस किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। लिटरेचर के अंदर हम जो टोटली दूसरों की बातों को डिस्कस करते हैं, जैसे केनेजियन ने ये कहा, कि एन गायकी ने ये कहा, अहमद चीमा ने ये कहा, अख्तर शाह नवाज़ ने ये कहा, ठीक है, लेबर फोर्स ने ये बताया, ठीक। उसके बाद हम आगे अपने हाइपोथेसिस के मुतालिक दुनिया भर में जो रिसर्च हुई, ठीक है, जैसे होलिसर एंड गोल्ड कंक्लूडेड देयर फाइंडिंग दैट व्हेन देयर वाज ग्रोथ इन पॉपुलेशन it also affected to increase number of workforce and ultimately it increases unemployment। जैसे यानी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। 94 में एक स्टडी भी उसने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की तादाद बढ़ती है, काम करने वालों की तादाद बढ़ती है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है। इसी रफ़ीक एट ऑल ने ये काम किया। देखो एट ऑल वहाँ आता है जहाँ पे मोर देन 2 रिसर्चर होते हैं, तो फिर हम सबके नाम नहीं लिखते, हम पहले वाले का नाम लिखते हैं, बाकी एट ऑल कर देते हैं। तो एट ऑल, रफ़ीक एट ऑल का मतलब ये तकरीबन 2 से ज़्यादा होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आल्सो हेल्प देयर स्टडी इन पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर डेटा वाज टाइम सीरीज़ 90, ये सारा उसने मेंशन किया कि उसकी डेटा का उसने OLS लगाया वगैरह वगैरह। उसकी फिर फाइंडिंग्स आ गई तो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो ये जो ना उसमें देखो ये इंटरनेशनल रेफरेंस था, ये नेशनल था। मैंने कहा अलग अलग भी लिखते हैं और एक साथ मिला के भी लिखते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल भी और नेशनल दोनों, और यहाँ पे वेरिएबल वाइज कैटेगराइज किया गया है। यानी पहली हाइपोथेसिस हमारी थी, पहला वेरिएबल था ग्रोथ रेट, तो पहले ग्रोथ रेट के हिसाब से इसने दिखाया है। सारे जो भी रेफरेंसेस हैं वो उन्होंने जो है रिसर्चर ने उस हिसाब से पुट किए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो उसने ये फाइनली हाइपोथेसिस बनाया है, यानी पूरा लिटरेचर इसको बता रहा है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ अ पॉजिटिव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। यानी ये जो जितने भी लोगों की बातें उन्होंने डिस्कस की हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, उसकी रोशनी में उसने ये हाइपोथेसिस बना लिया। उसके बाद देखो दूसरा वेरिएबल इन्फ्लेशन रेट था, फिर उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना इन्फ्लेशन वाली यहाँ पे पुट की हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये गिलानी का देख लें, हेल्ड इन पाकिस्तान यूज डेटा पे, ठीक है, उसने जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉरेन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स टेस्ट किए फॉर द पर्पस, को इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद रफ़ीक एट ऑल ने भी स्टडी की और उसने इन्वेस्टिगेट किया इम्पैक्ट ऑफ डिटरमिन, टाइम सीरीज डेटा था, और उसने जो है ना द फाउंड देयर वाज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसने जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नेगेटिव रिलेशन फाइंड किया। इसी तरीके से बाकियों की स्टडी को उसने यहाँ पे डिस्कस किया, और फाइनली उन्होंने यहाँ हाइपोथेसिस बना दी कि क्योंकि मेजॉरिटी ने नेगेटिव कहा है, तो उसने इन्फ्लेशन रेट हैज़ नेगेटिव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फिर इम्पैक्ट ऑफ GDP उसने फिर तीसरा वेरिएबल, और उसको भी इस तरीके से रेफरेंसेस को लिखा है। और फिर फाइनली
जो है ना हाइपोथेसिस बनी हैं, ये वाली हाइपोथेसिस बनी है, ठीक है। और फिर चौथा वेरिएबल था, और ये सारा डिस्कस करने के बाद उसने जो है ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली वो डायग्राम होता है जिससे जो है हमें अंदाज़ा होता है कि भाई कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है। 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि डायग्राम होता है जो कि यहाँ दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन बनी है, रिग्रेशन इक्वेशन है बेसिकली। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर पहला B0 हमारा इंटरसेप्ट है, फिर B1 मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन रेट। B1 पहला स्लोप है, और फिर ये पॉपुलेशन रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पहला, फिर दूसरा, तीसरा। अब देखें पॉपुलेशन रेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट था तो हमने प्लस का साइन यहाँ लगाया है, जबकि बाकियों का जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसने नेगेटिव लगाया है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर किया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे मेजर किया गया, सारा उसने लिखा है। तीसरा चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है। फिर उसमें बताया गया, रिसर्च डिज़ाइन में बताया गया है कि ये इम्पैक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉजल इन नेचर। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पॉपुलेशन, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जबकि अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉजल इफेक्ट चेक करने के लिए रिग्रेशन अप्लाई किया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना उसने सारा वो लिखा हुआ है, फिर मॉडल लिख दिया। और फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन में लिखा है कि डेटा 1980 से लेकर 2015 तक कलेक्ट किया गया है। टाइम सीरीज़ डेटा है, डेटा जो है ना वर्ल्ड बैंक और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट से कलेक्ट किया गया है ताकि डेटा की वैलिडिटी को किया जाए, ठीक है। उसके बाद उसने जो है ना प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि जजमेंट की है इसने, ठीक है। तो ये उसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स वगैरह, वैलिडिटी वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, वेरिएबल को फिर दोबारा लिखा है, फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया है, और फिर पीछे की स्टडी इसकी सपोर्ट भी दी है कि बाकियों ने भी ये काम किया था और वेरिएबल ऐसे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं डेटा की, स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, ये थोड़ी टेक्निक्स हैं जो कि स्टडीज़ की यानी डेटा एनालिसिस में यूज़ होती हैं। तो ये उसके बारे में बाकायदा, इस टेक्निक्स के बारे में बाकायदा कोर्सेज हैं जो आप लोगों को जो है ना वो स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डेटा एनालिसिस चौथा चैप्टर हो गया। अब उसने जो है ना यहाँ पे डेटा के टेबल्स बनाना शुरू करके रिज़ल्ट को देना शुरू कर दिया। फिर नीचे रिज़ल्ट को डिस्कस किया है, ठीक है, डिस्कस किया है। फिर ये चार्ट्स, ग्राफ दिखाए हैं, ठीक है, ये फिर चार्ट ग्राफ दिखाए हैं। और इसी तरीके से फिर जो है ना यहाँ पर देखो उसने जो ये रिज़ल्ट आ गए इसके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये इसकी टी वैल्यूज़ आ गई, इसकी टी वैल्यूज़ आ गई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी यानी सिग वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब पहले वेरिएबल की टी वैल्यू 3 है और सिग वैल्यू 0.0032 है, तो लाजमी बात है पी वैल्यू जो है ना वो अल्फ़ा से यानी 0.05 से कम हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो नीचे उसने देखो फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन स्लो बार टेस्ट, ये सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 0 और अदरवाइज इट इज़ नॉट रिजेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट डिटरमिन पॉपुलेशन टी वैल्यू 3 पॉइंट विच इज़ ग्रेटर देन 2 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब discussion above, we reject null hypothesis. Similarly, probability value of population growth rate less than 0.05, so we also confirm to reject the null hypothesis. तो ये null hypothesis हमारा रिजेक्ट हुआ। इसी तरीके से बाकी वेरिएबल्स की भी हाइपोथेसिस उन्होंने डिस्कस की हैं। ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यानी SPSS और EVS के थ्रू रिजल्ट्स आते हैं और फिर उनको डिस्कस किया गया है। ये जो है ना किया गया है। उसके बाद चैप्टर 5 है जिसमें कंक्लूजन है कि चैप्टर कंक्लूजन टाइम सीरीज डेटा, तो ये सारी चीज़ें फिर कंक्लूड की गई हैं और फिर फाइनली जो है रिकमेंडेशन दी गई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर फॉलोइंग रिकमेंडेशन आर गिवन, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ऑर्डर टू ओवरकम, गवर्नमेंट शुड अलो सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ETC जो भी है चीज़ें जो कि यहाँ पर। और ये फिर चैप्टर यानी थीसिस एंड हो गया और इस हिसाब से फिर आखिर में रेफरेंसेस होते हैं और अपेंडिक्स होती है। ये एक और थीसिस है, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वही देखें, इंट्रोडक्शन है, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टडी गैप, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, स्कोप ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस, और फिर थीसिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर लिटरेचर, एम्पेरिकल एविडेंस अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ हैं, सिग्नलिंग थ्योरी है, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के मुतालिक थ्योरीज़ होंगी वो हम यहाँ पे इसने रखी हुई हैं ऑथर ने। उसके बाद फिर वेरिएबल वाइज डिस्कस किया है चीज़ों को, और ये करते हुए हाइपोथेसिस भी साथ साथ बनती जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद फाइनली उसका ये रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन गया। ठीक है, ये इसका मॉडल बन गया, इक्वेशन बन गई, ये वेरिएबल और कैसे मेजरमेंट की है ये बन गया। और उसके बाद जो है ये चैप्टर 3 है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसमें रिसर्च डिज़ाइन और डेटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें टेक्निक्स वगैरह जो भी अप्लाई की हैं। और फिर चैप्टर 4 आ गया, जिसमें इसको डेटा एनालिसिस किया, ये टेबल रखे हुए हैं, डिस्कस किया है, टेबल रखे हैं, डिस्कस किया है। और इस तरीके से ये पूरा उसने अपना थीसिस को कंप्लीट किया है। फिर कंक्लूजन है, और फिर डिस्कस किया है चीज़ों को। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर नंबर 5 कंक्लूजन रिकमेंडेशन है। ठीक है, और ये फाइनली चैप्टर थीसिस मुकम्मल हुआ। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरा थीसिस था। अब आते हैं रिसर्च पेपर्स की तरफ। ये रिसर्च पेपर जो है ना वो मैंने गूगल से सर्च किया, आप भी इसको कर सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक हो, आप जैसे मैंने इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी लिखा गूगल पे जाके, तो बहुत सारे पेपर्स आ गए, उसमें से ये एक पेपर मैंने। इसी तरीके से आप डिफरेंट गूगल पे जाके अपना लिखने का अंदाज़ ये होगा कि आप लिखेंगे PDF फ्री रिसर्च पेपर, जैसे मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने लिख दिया PDF फ्री रिसर्च पेपर्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कोई भी टॉपिक। अगर आप मार्केटिंग हैं तो मार्केटिंग के हिसाब से आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी उसमें से कोई भी टॉपिक जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर आप जाके सर्च करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो मैंने भी इस तरीके से ये इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को किया है। सबसे ऊपर जो है ना एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली समझो कि एक ब्रीफ समरी होती है, जिसके अंदर पूरे पेपर के अंदर या जो भी चीज़ होगी उसको जो है ना वो डिफ़ाइन किया जाता है कि तकरीबन 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स तक जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैक्सिमम 350 वर्ड्स तक ये जा सकता है, उससे ज़्यादा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट लिखना अलो नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स की डिफरेंट जो है ना वो कंडीशन है। तो ये जो है ना वो इतना बड़ा नहीं होता, मुख्तसरन उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं कि कौन सा टॉपिक था, कौन से वेरिएबल थे, कौन सी मेथोडोलॉजी थी वगैरह वगैरह। ये आप खुद जाएंगे रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखें, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर के अंदर जो है ना वो चैप्टर वगैरह नहीं लिखे जाते। जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है 1 इंट्रोडक्शन, फिर हमने यहाँ ये देखो ये इसको इंट्रोडक्शन को किया, फिर लिटरेचर रिव्यू पे आ गया, फिर मेथोडोलॉजी इन वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, और फिर ये वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट किए ये सारा आ गया। फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है कि ये मीन मीडियन मोड वगैरह उसको डिस्कस किया है। फिर कोरिलेशन एनालिसिस किया है, ये कोरिलेशन टेबल कैलकुलेट किया है। फिर रिग्रेशन एनालिसिस किया है, ये रिग्रेशन कैलकुलेट की है। ये सारा SPSS और EVU से रिजल्ट जनरेट होते हैं और फिर इसको डिस्कस किया है। और आखिर में देखो रेफरेंसेस आ रहे हैं, कौन कौन से लोगों का जो ना वो चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है ऊपर, ये सारे रेफरेंस आ गए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपेंडिक्स होगा, अदरवाइज़ ये सारे रेफरेंस होंगे। ये हमने एक पेपर डिस्कस कर लिया, ये फाइनेंस का चैप्टर था। अब हम जो ना वो दूसरे पेपर्स को डिस्कस करते हैं। ये फिर एक HR का टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, केस स्टडी ऑन बैंकिंग सेक्टर, टेंगेल बांग्लादेश। बांग्लादेश में कोई काम हुआ है, देखो एब्स्ट्रैक्ट है।
उसके बाद इंट्रोडक्शन नंबर 1 हेडिंग, फिर 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, 1.2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, 1.3 सिग्निफिकेंस रिसर्च क्वेश्चन, 1.4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव, 1.5 ठीक है स्कोप ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस, डेफिनेशन ऑफ टर्म, ट्रेनिंग क्या है, ये सारे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखो हेडिंग नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से फिर ये इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन गया कि किस तरीके से जो है ना कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है। फिर ये हाइपोथेसिस इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो मेथोडोलॉजी में रिसर्च प्रोसीजर, डेटा एनालिसिस मेथड, फिर जो है ना चौथा चैप्टर है कि उसने डेटा एनालिसिस किया है, डेमोग्राफिक, मेल इतने, फीमेल इतने, टोटल पॉपुलेशन, ये प्राइमरी डेटा लिया गया था, एज ग्रुप वगैरह को डिस्कस किया, डेजिग्नेशन को डिस्कस किया गया था, एजुकेशन लेवल को डिस्कस किया गया था। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसके बाद जो है ना उसने 1 मीन टी टेस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, स्पेशली मेरे वो स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि आप लोगों को क्या करना है कि देखें इन्होंने ये जो मेथड अप्लाई किया है कि इन्होंने 1 सैम्पल टेस्ट किया है जो कि टेक्निकली गलत है। ठीक है, इसने 1 सैम्पल किया, हालांकि यहाँ पे रिग्रेशन अप्लाई होना चाहिए। आपको ऐसे पेपर डाउनलोड करने हैं जिसमें मेथडोलॉजी गलत चूज़ की गई हो, यानी एक जगह पे कोई और टूल लगना चाहिए था उसने गलत टूल लगा दिया, यानी वहाँ पे ऑर्डिनल टूल लगना चाहिए था उसने नॉमिनल लगा दिया, यहाँ पे रिग्रेशन लगना चाहिए था उसने 1 मीन लगा दिया, जहाँ पे 1 मीन लगना था उसने काई स्क्वायर लगा दिया। तो ये एरर्स आपको फाइंड करनी। जबकि जो बिज़नेस रिसर्च मेथड्स के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये करना है कि ये जो जितना भी बाकी ऊपर की चीज़ों को तो आप बिल्कुल रहने दें, लेकिन आपका जो ये जो डेटा एनालिसिस है वो डेटा बिल्कुल ऐसे ही आप पाकिस्तान के अंदर डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर जो है ना उसी को आप रन करके फिर ये एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ये खुद से आप लिखेंगे, ये चीज़ें आपकी खुद की होंगी। तो ये आपका इस तरीके से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे। ये एक और पेपर है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, केस स्टडी ऑफ बोनजस एंड खातब एलमनाई कंपनीज, इंट्रोडक्शन हो गया, बैकग्राउंड एंड लिटरेचर हो गया, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद इसने पर्पस एंड स्कोप लिख दिया, लिमिटेशंस लिख दी, हाइपोथेसिस बना ली, मेथोडोलॉजी डिज़ाइन लिख दिया, फाइंडिंग्स बता दी। ये एक और पेपर है, इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन स्टॉक मार्केट रिटर्न, एक केस ऑफ पाकिस्तानी कराची स्टॉक एक्सचेंज, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस हो गई और इसी तरीके से ये इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कहते हैं इसको। ये मेथोडोलॉजी हो गई, ये इसके इक्वेशन हो गई, ये इसके वेरिएबल हो गए। ठीक है, डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा एनालिसिस, ये सारा इसका इसने ये काम कंप्लीट किया है। मार्केटिंग का पेपर, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हाइपोथेसिस हो गई, सिग्निफिकेंस, स्कोप, लिमिटेशन। ठीक है, ये आपको गूगल सर्च करेंगे आपको ये पेपर मिल जाएंगे, कंज्यूमर बाइंग वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क काम है जो मैंने किया है। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू सोशलाइजेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया, ये एब्स्ट्रैक्ट है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप आर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है हमने सबसे पहले, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, रिसर्च क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस दी हुई हैं, लिटरेचर रिव्यू है, और फिर ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, फिर हमारे ये वेरिएबल हैं, और ये फिर मेथोडोलॉजी है, फिर इसको स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल हमने बनाया है जो जाके एमओस में बनता है। सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये हाइपोथेसिस है, पी वैल्यू, नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट, रिजेक्टेड वगैरह। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इम्पैक्ट है, रिजेक्ट हुआ है तो इम्पैक्ट है, फेल टू रिजेक्ट, नो इम्पैक्ट वगैरह वगैरह। तो ये सारा काम, तो ये रेफरेंसेस हैं।
सिर्फ आपको ये हेडिंग दिखाना मकसद था, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये रिसर्च थीसिस लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने रेलेवेंट टॉपिक से मुतालिक जो है ना वो गूगल पे जाके पेपर्स डाउनलोड करेंगे, उनको रीड करेंगे और फिर उनको समझना शुरू कर देंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। मोस्टली ये वाली हेडिंग्स फॉलो होती हैं। आप 15-20 पेपर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन चीज़ों के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये जो है ना वो थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू था। ये मेरा पेपर भी पब्लिश्ड है और आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उनको जाके ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।